ईमानदार रिपोर्टिंग की बलि चढ़ गया एक और पत्रकार। दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसे पत्रकार की है जो सबके काम आता था, सबका जनप्रिय था और सभी उसे पसंद करते थे। यानी शासन और प्रशासन के लोग भी पसंद करते थे, पुलिस भी पसंद करती थी, आम आदमी भी पसंद करते थे। उसका कारण ये था कि वो सबके काम आता था। वो निर्भीक था, निडर था, बेबाक खबरें चलाता था, बेबाक बात करता था, इंसाफ की बात करता था, सच को सच कहता था, झूठ को झूठ कहता था। लेकिन आखिर उसे भी मिला क्या? को सेफ्टी टैंक में तैरती हुई उसकी लाश मिली, उसका शव मिला। क्या है पूरी कहानी? सुनिए, बिना स्किप किए देखिए अगर पूरी सच्चाई आपको जाननी है। मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। पत्रकारों पर हमले, उनकी हत्याएं, उनकी सच्ची रिपोर्ट पर झूठे मुकदमे कायम होना एक आम बात है। लेकिन इसके बावजूद सच्चे, निडर, निर्भीक, ईमानदार पत्रकार सच्ची रिपोर्टिंग से डरते नहीं। वो किसी के आगे झुकते नहीं। वो सच को सच कहते हैं, झूठ को झूठ कहते हैं। भले ही गोदी मीडिया के इस दौर में ऐसे पत्रकारों की संख्या कम है, लेकिन जितनी भी है वो काफ़ी है और उसी के सहारे आज पत्रकारिता जिंदा है। और जो कुछ लोगों का भरोसा है इन्हीं सच्चे पत्रकारों की वजह से ही है। छत्तीसगढ़ का एक ज़िला बीजापुर और बीजापुर का क्षेत्र बस्तर। बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर नक्सलवादी एरिया कहलाता है, नक्सलवादी क्षेत्र कहलाता है। और इस क्षेत्र में जो नक्सलवादियों ने है अनेक बार घात लगाकर हमले किए हैं फौजियों के ऊपर और कितने फौजियों को इन्होंने शहीद किया है। इनका काम होता है कि कभी कभी सड़कों पर ये बारूदी सुरंगें बिछाते हैं तो कभी घात लगाकर हमले करते हैं। इस तरह इनका ये सिलसिला जारी सारी है और ये अनेक बार इन्होंने ऐसे हमले किए हैं, अटैक किए हैं, जिसमें हमारे फौजी कितनी बार जान गंवा चुके हैं। इसी बस्तर क्षेत्र में जहाँ पे फौजियों की जान खतरे में होती थी, अब पत्रकारों की जान भी खतरे में है। नक्सलियों से कम है, लेकिन वहाँ के जो भूमाफिया हैं या इसके अलावा जो दूसरे टाइप के दबंग लोग हैं उनसे ज़्यादा है। इससे एक संदेश तो यहाँ के जो इस कॉन्फ्लिक्ट जोन में काम कर रहे पत्रकार हैं उनको देने की संदेश देने की कोशिश है यहाँ के ताकतवर लोगों, जो आर्थिक रूप से ताकतवर हैं, उनके द्वारा कि भाई हमारे जो क्रियाकलाप हैं, जो अनैतिक हैं, उसके बारे में अगर लिखोगे तो उसकी कीमत आपको जान देकर चुकानी पड़ेगी। बस्तर क्षेत्र का हरदिल अजीज, एक काम आने वाला पत्रकार मुकेश चंद्राकर की भी हत्या कर दी गई। मुकेश चंद्राकर के काम किस प्रकार के थे, एक छोटा सा किस्सा आपको मैं उसका सुनाता हूँ। एक बार वहाँ पे सीआरपीएफ बटालियन का एक काफिला वहाँ से गुजर रहा था कि नक्सलियों ने घात लगाकर बड़ा ख़तरनाक उस पर हमला किया और 22 जवानों को, यानी सीआरपी के जवानों को शहीद कर दिया और लगभग 35 को घायल किया। बुरी तरह से घायल हुए और उनके कोबरा कमांडर राकेश्वर सिंह को अगवा कर लिया। राकेश्वर सिंह को जब उन्होंने अगवा किया तो पुलिस प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती थी कि उन्हें कैसे रिहा कराएं, क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन अपना जोर लगाता है या अपना बल प्रयोग करता है तो उनको ये डर था कि कहीं वो राकेश्वर सिंह की हत्या ना कर दें। तो कोई ऐसा रास्ता अपनाना चाहते थे कि जिससे कि सही सलामत उनको वापस लाया जा सके। इसी बीच में ये पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने प्रशासन से कहा कि अगर आप लोगों को इतराज़ ना हो तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। प्रशासन ने उसको इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी कोशिश कीजिए। तो मुकेश चंद्राकर जो पत्रकार थे, इन्होंने कुछ वहाँ के सभ्य समाज सेवियों को लिया, एक दो पत्रकारों को और अपने साथ में शामिल किया और उस क्षेत्र में जहाँ पर राकेश्वर सिंह को अगवा करके रखा गया था पहुँच गए और नक्सलियों से जाके विनती की और उनकी बेटी की वो वीडियो दिखाई जो उन्होंने वायरल की थी उनकी बेटी ने, कि मेरे पिताजी की कोई हत्या ना करे। उससे मालूम हो गया था कि उनको अगवा हो गया ऐसे ऐसे, तो उसने एक वीडियो वायरल की थी। वो वीडियो भी इतनी मार्मिक थी कि जो देखता था उसकी आँख से आंसू आ जाया करते थे। बहरहाल इनकी कोशिश जो है मुकेश चंद्राकर की बिल्कुल सही साबित हुई। इनकी कोशिश ने जो है काम किया और उन लोगों के दिल में भी रहम आ गया, माओवादियों के। उन्होंने राकेश्वर सिंह को छोड़ दिया, इन्होंने लाके प्रशासन के हवाले कर दिया। पुलिस प्रशासन के ले जाइए, आपके कमांडर साहब आपको वापस आ गया। तो इस प्रकार का ये पत्रकार था जो लोगों के काम आया करता था। इसके अलावा देश के कई हिस्सों के पत्रकार जब नक्सली कवरेज करने जाते थे, नक्सली मूवमेंट को कवर करते थे, तो वो मुकेश चंद्राकर की मदद के बगैर ये काम नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने वहाँ पर मुकेश चंद्राकर की मदद लेनी होती थी और मुकेश उन लोगों की मदद करते भी थे। 1 जनवरी 2025 की शाम मुकेश अपने घर में बैठे हुए थे कि अचानक उनका फ़ोन बजता है। फ़ोन पे कुछ बात होती है और ये कहते हैं ठीक है मैं आता हूँ।
और उसके थोड़ी देर बाद ही वो घर से बाहर निकल जाते हैं। घर वालों के लिए एक सामान्य बात थी कि उनके पास फ़ोन आते थे, सैकड़ों फ़ोन आया करते थे और उसके बाद में वो चले भी जाया करते थे। बहरहाल वो चले गए घर से निकलने के बाद में जब वो गए तो 1 घंटे तक जब वापसी नहीं हुई, 2 घंटे गुजर गए, 10 घंटे गुजर गए, तो लोगों को चिंता हुई, परिवार वालों को चिंता हुई कि आखिर मुकेश कहाँ चले गए। अब उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आने लगा तो लोगों की और चिंता बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि आखिर हुआ क्या। बहरहाल उनका जो भाई थे वो यूट्यूब पर लाइव आया। लाइव आने के बाद में उन्होंने अपील की लोगों से और सूचना दी कि ऐसे ऐसे मेरे भाई का 1 जनवरी 2025 की शाम 7 बजे घर से निकले थे और मेरे भाई अभी तक वापस नहीं आए। जिन लोगों को सूचना मिले वो हमें बताएं। इस तरह वो जैसे लाइव आए तो उनकी सूचना फैल गई कि मुकेश घर नहीं पहुँचे हैं। पत्रकार जगत में भी एकदम से खलबली मच गई और पत्रकार भी एक्टिव हो गए कि आखिर मुकेश कहाँ चले गए। सब लोगों ने जाके पुलिस पर दबाव बनाया कि मुकेश का पता लगाइए। पुलिस ने अपना काम करना शुरू कर दिया। वो पुलिस के भी लोग जनप्रिय थे तो पुलिस ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया कि मुकेश को किस तरह ढूंढे। लेकिन मुकेश को कहाँ पे ढूंढे, उन्होंने जगह जगह ढूंढा लेकिन मुकेश का कोई पता नहीं चला। इसके बाद में जब पत्रकारों ने देखा कि पुलिस एक तरह से हार रही है तो पत्रकारों ने अपनी एक्टिविटीज़ खुद शुरू की और मोबाइल तो चूँकि उनका बंद हो चुका था लेकिन उसके बाद में उनकी आखिरी लोकेशन पत्रकारों ने तलाश करना शुरू करी। जीमेल की मदद से उनकी आखिरी लोकेशन तलाश की तो पता चला बीजापुर की एक जगह है चट्टान पारा बस्ती। बीजापुर की एक जगह है चट्टान पारा बस्ती के वहाँ पर मुकेश की आखिरी लोकेशन थी। पत्रकारों ने पुलिस को इंसिस्ट किया, पुलिस को ज़ोर लगाया कि आप चल के वहाँ पर उनको तलाश कीजिए। वहाँ पे हो सकता है कुछ ना कुछ आपको उनके हाथ आए, कुछ ना कुछ आपको मिले। पहले तो पुलिस थोड़ी आनाकानी करती रही लेकिन उसके बाद में जब पत्रकारों का प्रेशर हुआ तो पुलिस चट्टान पारा गई। वहाँ पे पत्रकारों को एक घर दिखाई दिया जिसके अंदर बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ था और वहाँ लोगों की आवाजाही बहुत कम थी। ऐसा था जैसे कि कोई गेस्ट के लिए कोई घर बना के छोड़ दिया जाता है या कोई स्पोर्ट्स के जो शौकीन है वो शाम को आके यहाँ पे जो बैडमिंटन कोर्ट है उसमें बैडमिंटन खेलते हैं, उसके बाद में फिर चले जाते हैं। इस प्रकार से बनाया गया था। तो वो लोग फिर उस जगह पर गए पुलिस को लेके, पत्रकार लोग, उन्होंने जाके सब जगह की तलाशी ली, देखा। पुलिस ने सब कुछ चेक किया। चेक करने के बाद में कहा उन लोगों से आप बेवजह में इतना शक कर रहे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। तभी अचानक एक पत्रकार की नज़र वहाँ पर एक ताज़े बने सेफ्टी टैंक पर पड़ती है। सेफ्टी टैंक वहाँ बना हुआ था और उसका जो पत्थर ऊपर का जो स्लैब होता है वो बिल्कुल ताज़ा बना हुआ था और एक साथ था बना हुआ। आप सब जानते हैं कि सेफ्टी टैंक जो बनाया जाता है वो 2-3 पार्ट होते हैं उसके ऊपर जो किए जाते हैं ताकि कभी उसको सफाई करना हो या कुछ करना हो, खोलना हो तो एक पत्थर उसका हटा दिया जाए या एक पार्ट उसका खोल दिया जाए जिससे कि उनका काम हो जाए। लेकिन ये पूरा एक ही तरह से बनाया गया था। तो वहाँ पे एक पत्रकार को शक हुआ। उसने जब पूछा वहाँ पे किसी नौकर से कि ऐसे कि ये क्या है, ये ताज़ा कैसे बना है। उसने कहा नहीं, ऐसे कुछ टूट गया था। लेकिन जिस पत्रकार ने ये सवाल किया था उसको कुछ शक गहराने लगा। उसने पुलिस से कहा कि इस सेफ्टी टैंक को तोड़वाया जाए, इसका जो पत्थर है ऊपर का हटवाया जाए। पहले तो पुलिस ने थोड़ी हिचकिचाई लेकिन चूँकि पत्रकारों का प्रेशर था इसलिए वहाँ पर फिर उसको तोड़वाने के लिए जेसीबी मंगाई गई, ये मजदूर मंगाए गए वहाँ पर। बहरहाल उसका जो है स्लैब उसका तोड़वाया गया, हटवाया गया। देखा कि उस सेफ्टी टैंक में मुकेश का शव जो है वो तैर रहा है, यानी उसकी हत्या करके उसमें डाल दिया गया था। अब यहाँ तक तो मुकेश की गुमशुदगी का पता चल गया कि मुकेश की हत्या हो चुकी है क्योंकि उसकी लाश मिल गई है वहाँ पर। लेकिन सवाल अब ये खड़ा हुआ कि आखिर इसकी हत्या किसने की और क्यों की। इसके लिए जब जोर डाला गया तो कुछ पत्रकारों को ध्यान आया कि जिस जगह पे इनकी लाश मिली है वो सुरेश चंद्राकर नाम के व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, ये उसकी जगह है। तो सवाल ये उठा कि सुरेश चंद्राकर की प्रॉपर्टी में मुकेश की लाश क्या कर रही है, कैसे आ गई यहाँ पर। तुरंत ही उन पत्रकारों के जहन में ये बात भी आ गई कि 8-10 दिन पहले मुकेश ने सुरेश के भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके 120 करोड़ के भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर बनाई थी, छापी थी और चलाई थी। यानी वो इतना बड़ा ठेकेदार है जिसका 120 करोड़ रुपए का फिलहाल का भ्रष्टाचार था, उसको मुकेश ने उजागर किया था। तो कहें कि सुरेश को ये बात हजम नहीं हुई या उसे पसंद नहीं आई, तब उसने एक तरह से जाल बिछाकर उसको बुलाकर उसकी हत्या करवा दी। फिलहाल पुलिस ने सुरेश के 3 साथी दिनेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटे को तो गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन असल मुजरिम तक पुलिस कब पहुंचेगी ये देखने वाली बात है। सुरेश चंद्राकर इतना बड़ा इस वक्त ठेकेदार है वहाँ पर
कि 120 करोड़ का घोटाला तो ये मुकेश ने उजागर किया, और उससे पहले उसके न जाने कितने घोटाले हैं, और उसने करोड़ों अरबों रुपया कमाया है। अब से 3 साल पहले उसकी शादी भी बड़ी चर्चा का विषय बनी थी, जब वो हेलीकॉप्टर से अपनी दुल्हन को लेके अपने घर में सीधा उतरा था। उस शादी को भी लोगों ने बहुत दिनों तक याद रखा था। बहरहाल जो इस प्रकार की शादी करेगा कि हेलीकॉप्टर से दुल्हन को लेके उतरेगा, तो समझ लीजिए उसके पास कौन से नंबर का पैसा होगा। मेहनत का तो पैसा होगा नहीं, भ्रष्टाचार का या 2 नंबर का पैसा होगा। तो वही पैसे से वो खेल खेल रहा था। कहते यह है कि उसकी पहुंच भी बहुत ऊपर तक थी, इसीलिए वो नक्सली क्षेत्र में काम करता था। नक्सली जाते नहीं है कि उस जगह पर रोड बने, और वो रोड का ठेकेदार था, जंगल कटवाया करता था, रोड बनाया करता था। इसमें बहुत लंबा चौड़ा घूस का मामला था, भ्रष्टाचार का मामला था, जिसमें उसकी सेटिंग थी बहुत दूर तक। बहरहाल जो भी है, पूरी स्टोरी आपके सामने है, लेकिन सच्चाई यह है कि एक ईमानदार, जनप्रिय और सबके काम आने वाला पत्रकार अब हमारे आपके बीच में नहीं रहा। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट स्टोरी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।